हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के क्लास में। हमने हार्ट का जो इंट्रोडक्शन था कि हार्ट किसे कहते हैं और ये कहाँ इसका लोकेशन होता है, इसका साइज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में आपको कराई थी। आज जो है आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक हार्ट का बहुत ही खूबसूरत सा फिगर यहाँ पे रखा हुआ है। हम पढ़ेंगे आज के क्लास में कि मतलब कैसे पूरे हार्ट में ब्लड का पंपिंग होता है, क्या क्या सिस्टम से कौन कौन से हार्ट के पार्ट्स इसमें लगे होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो इसको जानने के पहले कुछ हार्ट के पार्ट्स है, मतलब हृदय के भाग, मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें है, उन सभी भागों के नाम जो है मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है पढ़ना शुरू करेंगे इसके बारे में कि इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम पहला यहाँ पे पॉइंट डालेंगे कि पार्ट्स ऑफ हार्ट, पार्ट्स ऑफ हार्ट यानी हृदय के भाग, हृदय के भाग। ठीक है बच्चों, देखो हमने आपको बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब आप कोष्ठक कह लीजिए या कमरा कह लीजिए कि हमारे हार्ट में 4 कमरे होते हैं। बिल्कुल आपके मुट्ठी के आकार का ये फिस्ट साइज होता है हार्ट का। और ये हार्ट का साइज डिपेंड कर सकता है, अगर व्यक्ति ज्यादा मोटा है तो उसका हार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है, पतला है तो उसका हार्ट थोड़ा छोटा हो सकता है। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ हार्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो हार्ट का फिगर है इसमें एक एक ऑर्गन का नाम आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद जब मैं इसका सारा फंक्शन आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आप समझेंगे और इतना अच्छा कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा याद होगा, गारंटी के साथ है। आप बस पूरा क्लास देखिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ हार्ट में हम पहला जो है आपको बताया कि 4 चैम्बर्स, ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं या कमरे। ठीक है, देखो तो हमने बताया था कि अगर ये हमारा हार्ट है बच्चों तो इसको 4 भागों में हम बांटते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाले में क्या होता है? एट्रियम। ऊपर वाला, दोनों ये ऊपर वाला कहलाता है एट्रियम, ATRIUM, या फिर इसी को ऑरिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं बच्चों? आलिंद। क्या कहते हैं? तो ऊपर वाला दोनों ये एट्रियम या ऑरिकल, तो ऊपर वाला दोनों एट्रियम ऑरिकल, तो इसे बोलेंगे राइट एट्रियम और इसे बोलेंगे लेफ्ट। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं ना तो ये मेरा दायां हाथ है ना, और ये बायां हाथ है। तो ये वाला जो होगा ना ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम होगा। नीचे वाले दोनों को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों नीलय। क्या कहते हैं? नीलय। देखो तो ये जो एट्रियम होता है ना इसको 2 भागों में, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये 2 हो गए, 2 कमरे हो गए लेफ्ट राइट, और ये 2 कमरे होते हैं लेफ्ट और राइट। अब इसका हिंदी तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, बाया और दाया। चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला एट्रियम, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ रही है बात? दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले, बाया नीले। समझ में आ रहा है? तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से नसें जो होती है ना, मतलब हार्ट में कौन कौन सी नसें होती हैं, उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, क्या फंक्शन है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं, कौन फेफड़ा से हृदय में लाती है और कौन हार्ट से पूरे बॉडी में लेकर के जाता है। तो इन सारी चीजों को हम जानेंगे। सबसे पहले जरूरी है उनका नाम अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए तो अगर वेन्स की बात करेंगे कौन कौन सी नसें होती है, तो सबसे पहला जो है हम यहाँ लिखेंगे ऑर्टा। ठीक है, ये बस मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ना ताकि आप इसको अच्छे से समझे और याद कर ले। उसके बाद मैं फंक्शन इसका बताऊंगा। ऑर्टा, ऑर्टा को हम हिंदी में कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं बच्चों? महाधमनी।
महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। ये हो गया हमारा महाधमनी। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद है वेना कावा। वेना कावा, वेना कावा। वेना कावा को हिंदी में कहते हैं महासीरा। क्या कहते हैं बच्चों? महासीरा। अब इसमें भी दो भाग हो जाते हैं। एक होता है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर वेना कावा। और एक होता है इन्फेरियर, इन्फेरियर। तो सुपीरियर मतलब कि ऊपर वाला महासीरा, और इन्फेरियर माने कि नीचे वाला महासीरा। सुपीरियर मतलब ऊपरी महासीरा, यहां वेना कावा आप ऐड कर लोगे, सुपीरियर वेना कावा। और इन्फेरियर का मतलब कि निचला महासीरा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये वेना कावा होता है। फिर आपका होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी भी दो प्रकार का होता है। देखो, फुफ्फुस, पल्मोनरी को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस। ठीक है, बोलने पे बहुत सारा हवा निकलेगा मुंह से। फुफ्फुस, पल्मोनरी, ये दो प्रकार का हो जाता है। एक पल्मोनरी वीन होता है, यानी फुफ्फुस सीरा। ठीक है, और एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी। ठीक है बच्चों, आर्टरी को हिंदी में धमनी बोलते हैं, अभीन मतलब सीरा होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी भी दो प्रकार का होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वीन। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 प्रकार के नसों के बारे में आपको पढ़ना है कि ये सारे। एक होता है ऑर्टा, महाधमनी, ऑर्टा। देखो नाम भी कितना विशाल है, ऑर्टा, महाधमनी। ठीक है, वेना कावा, वेना कावा, ऊपर वाला वेना कावा, नीचे वाला वेना कावा, ऊपर वाला वेना कावा, नीचे वाला। ऊपर वाले को इंग्लिश में सुपीरियर, नीचे वाले को इन्फेरियर, ऊपर वाले को सुपीरियर, नीचे वाले को इन्फेरियर। फिर आता है पल्मोनरी, पल्मोनरी को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। ये भी दो प्रकार का, पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, समझ आ रहा? चलो, वीन को बोलते हैं हिंदी में सीरा, आर्टरी को बोलते हैं धमनी, आर्टरी को बोलते हैं धमनी। बात समझ आ रही है? चलो आगे चलते हैं। इसको जो है आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, फिर आगे जो मैं आपको बताता हूं। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। मैं इसको इरोज करता हूं। चलिए, अब ये दो पार्ट हमने बता दिए। तीसरा पार्ट है बच्चों वाल्व। क्या है? वाल्व, VALV। वाल्व को हिंदी में कपाट, ठीक है, या फिर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे छल्ले। ठीक है बच्चों, वाल्व को हिंदी में कपाट या छल्ले बोलते हैं। ये हार्ट में पाया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, अभी आपको बस नाम जानना है, बाद में इसके काम मैं खुद बता दूंगा। तो ये 3 तरीके के बच्चों ये वाल्व होते हैं। ठीक है, एक होता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। एक होता है बाइकस्पिड और एक होता है सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर। अब यहां सेमी ल्यूनर को 2 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में बच्चों? 2 भाग में। एक होता है ऑर्टिक वाल्व, ठीक है, और एक होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व। समझेंगे? देखो, ट्राइकस्पिड को, ट्राइकस्पिड ऐसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाइकस्पिड। ठीक है, देखो ट्राई माने 3 होता है ना, बाई मतलब 2 होता है, इतना तो पता है आपको। तो ट्राई को बोलते हैं ट्री, पर्दी, कपाट। पर्दी समझते हैं? घर में पर्दा लगता है ना रोकने के लिए, कोई मतलब दिखे नहीं तो पर्दा लगाते हैं ना, तो समझ लीजिए एक तरीके का पर्दा है, त्रिपर्दी कपाट। ये क्या है? बाइकस्पिड। बाई माने 2 होता है ना, दद्यू पर्दी कपाट। और देखो सेमी ल्यूनर का मतलब क्या होता है? देखो सेमी मतलब आधा, और ल्यूनर मतलब चंद्रकार,
मतलब आधा चंदा जैसे दिखता है ना, उस आकार के दोनों बाल होते हैं, ऑरोटिक और पल्मोनरी, है ना। आधा चंदा ऐसा होता है ना, हाफ चांद इस टाइप का, तो इस टाइप के ये सेमिल्यूनर होते हैं, ऑरोटिक बाल और पल्मोनरी बाल। समझ आ रही बात? ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। तो ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट पढ़ेंगे हार्ट का। चौथा पार्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे मान के चलो ये हार्ट है, ठीक है, तो ये हार्ट है और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे मतलब ऑर्गन है, छोटे छोटे जो फंक्शन कर रहे हैं। तो मान के चलो कि ये ऑर्गन इसके अंदर बंद है। अगर इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसको सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो फिर तो मान लो थोड़ा सा भी चोट लगा बॉडी में तो ये तो मतलब रुक जाएगा, तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हार्ट जो है ना, हार्ट का सबसे बाहरी, मान लो कि हार्ट है तो ये ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला जो लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर, मान लो ये मेरा हार्ट है तो जो सबसे पहला लेयर मिलेगा ना उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो हम यहाँ पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय के कितने सतहें होती हैं, हृदय के सतहों के बारे में पढ़ेंगे। हृदय के सतह, हृदय के सतह। देखो सबसे पहला सतह होता है पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। क्या होता है बच्चों? पेरिकार्डियम। हिंदी में इसे पेरिकार्डियम ही कहते हैं। यानी हार्ट हो गया तो सबसे पहले झिल्ली है ना, इसको नोचेंगे, झिल्ली को नोचेंगे तो क्या निकलेगा? पेरिकार्डियम, ठीक है, क्या निकलेगा? पेरिकार्डियम। उसके बाद जब ये झिल्ली हटेगा ना, जब झिल्ली हटेगा तो एक मतलब द्रव टाइप का दिखेगा, ठीक है। जब झिल्ली नोच देंगे, छील देंगे इसको, तो एक लिक्विड टाइप का दिखेगा, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है। इसको मैं एक एक करके समझाऊंगा, आप लोग समझिएगा। पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है, समझ में आ रहा? उसके बाद जब झिल्ली छील दीजिएगा, द्रव निकल जाएगा बाहर, तो जो लेयर मिलेगा वो होगा आपका आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं बताता हूं। हो गया बच्चों? ठीक है, जगह नहीं था इसलिए, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए देखो, अब लेयर्स हमने बताया था, तो देखो हमने क्या बताया कि पेरिकार्डियम झिल्ली हटाइएगा तो पेरिकार्डियम लिक्विड मिलेगा। फिर उसके बाद जो मिलेगा आपको EME, ठीक है, EME, ये हो जाएगा आपको बच्चों एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन रहता है ना लड़कों में कि पेरिकार्डियम लेयर्स होता है। पेरिकार्डियम आपका सबसे पहला झिल्ली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पेरिकार्डियम फ्लूइड मिलेगा आपको, जैसे हार्ट है ना, तो इसको छिलिएगा तो पहले जो छिलेगा ना झिल्ली टाइप का निकलेगा, वो पेरिकार्डियम झिल्ली होगा। फिर जैसे ही झिल्ली हटेगा एक पेरिकार्डियम द्रव भरा होगा, समझा रहा है, तो उसको बोलेंगे पेरिकार्डियम फ्लूइड। फिर आपको मिलेगा एपिकार्डियम, इसको हिंदी में ना एपिकार्डियम बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम। फिर मिलेगा आपको मायोकार्डियम, ठीक है, इसका हिंदी नाम यही है मायोकार्डियम। फिर है एंडोकार्डियम, क्या है बच्चों? एंडोकार्डियम, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये लेयर्स ऑफ क्या हो गए? हार्ट हो गए, लेयर्स ऑफ हार्ट, समझ में आ रहा है? इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट जो है ना, एक होता है सेप्टम, समझेंगे सेप्टम। सेप्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? सेप्टम ही कहते हैं। देखो हार्ट को जो है ना, देखो बायां और दायां देख रहे हो ना, बायां और दायां, ये देख रहे हो, ये अलग कर रहा है, देख रहे हो ना, ये वाली बीच में जो दिख रहा है ना, जो मतलब इसको बायां दायां कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सेप्टम। जो हार्ट को 2 भागों में, लेफ्ट और राइट में क्या करे, डिवाइड कर दे, उसे क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं, ठीक है। चलिए छठा है, इसमें 2 नोड भी लगे होते हैं, 2 नोड लगे होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसे नोड और
एक एवी नोड, एक एवी नोड, ठीक है, एसए नोड और एवी नोड, एसए नोड और एवी नोड, इसे नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, लिख लिया आप लोग, चलिए। ठीक है, अब देखेंगे ये जो एस ए नोड होता है ना, इसे बोलते हैं साइनो एट्रियो नोड, ठीक है, और ए बी का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है बच्चों, समझेंगे, ये जो होता है ना, ये आपके राइट साइड में, राइट साइड में आपका लगभग मान के चलिए यहाँ पे होता है, ठीक है, राइट साइड पे यहाँ पे होता है, ठीक है, और एंट्रोवेंट्रिकल होता है ना, दोनों एट्रियम के बीच जंक्शन पे होता है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो ये समझ आ रहा है। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है बच्चों, इसको आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब जो है मेन हमको पढ़ना है बच्चों ये हार्ट का फंक्शन, ठीक है, थोड़ा सा इनको बीच में लाते हैं, ठीक है, ये बीच में आ गया। चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं। देखो ये हमने बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, पहले इसको समझ लो। देखो ये राइट एट्रियम, ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट एट्रियम, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम, समझना, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ में आ रही है बात। और ये जो वॉल्व देख रहे हो ना, यही वॉल्व है, ठीक है, इस वॉल्व का नाम है, इस वॉल्व का नाम है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है बच्चों, ट्राइकस्पिड वॉल्व। मैं सबका हिंदी लिखवा चुका हूं, इसलिए जो है हिंदी नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग जो है इसको समझेंगे। ये है ट्राइकस्पिड, ट्राई माने 3, यानी 3 मसल्स ऑर्गन से बने होते हैं ना, 3 मसल्स ऑर्गन से बने होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इसको, ये जो वॉल्व दिख रहा है ना यहाँ पे देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच को ये जो वॉल्व दिख रहा है ना बच्चों, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, और इसे मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। अब देखो इसे मिट्रल वॉल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो चर्च के जो पादरी होते हैं ना, बिशप जिनको बोलते हैं, उनकी जो टोपी होती है ना, कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, इस टाइप की, इसीलिए ना इस बाइकस्पिड वॉल्व को क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, एक एक चीज को मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आराम से बस देखते रहिए। समझ में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो आपका वॉल्व है, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, इसे बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्लियर होगा। चलिए ये जो मोटी सी आपको दिख रही है ना, मोटी सी शेप, इसी को बोलते हैं वेना कावा। तो देखो बच्चों ये ऊपर है ना, तो इसे बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे बच्चों, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, मैं सब लिखवा चुका हूं, आप पीछे बैक करके देख लेंगे, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और देखो ये ही लाइन यहाँ पे आ रही है ना, यही वाली जो लाइन है यहाँ पे आ रही है, तो इसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, यानी ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा। समझिएगा ये जो वेना कावा होता है ना, ये हमारा जो शरीर है, मान के चलिए हार्ट है, ये हमारा हार्ट बाएं साइड में है ना, बाएं साइड में जो छाती है, ये छाती है, और इसके बीच में यहाँ दाबिएगा तो हड्डी है ना, इस हड्डी को हम बोलते हैं स्टेर्नम, इस हड्डी को बोलते हैं स्टेर्नम, स्टेर्नम, और हिंदी में बोलेंगे उरोस्थी, उरोअस्थि, अस्थि माने हड्डी होता है, तो स्टेर्नम ये जो है ना, इसके मतलब जस्ट ये सटा हुआ है ना, इसके पीछे हमारा हार्ट है, ठीक है। तो ये जो सुपेरियर वेना कावा है, वो शरीर
वाले भाग, मतलब सिर हो गया, आंख हो गया, ये हाथ हो गया, कंधा हो गया, इन सब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, समझ आ रही है बात? ऊपर वाले शरीर का सुपीरियर वेना कावा यानी ऊपरी महाशिरा, ऊपर वाले शरीर का माने हार्ट के ऊपर वाले शरीर का अशुद्ध रक्त, इंग्लिश में बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी CO2 की मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ आ रही है बात? और हार्ट के नीचे वाले जो भी शरीर है उसमें का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो के ऊपर वाले शरीर का पूरा मतलब अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कावा लाती है कहां पे? राइट एट्रियम में। कहां लाएगी? राइट एट्रियम में। और हार्ट के नीचे वाला जितना भी शरीर है, अंगूठा से लेकर के पैर सबका नीचे वाला वेना कावा कहां लेके आएगी? राइट एट्रियम में। कहां लेके आएगी? राइट एट्रियम में। समझ में आ रहा है? ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर। ये नीचे वाले शरीर और ऊपर वाले शरीर में जितना भी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, उसको ये लेकर के कहां आएगी? राइट एट्रियम में। कहां लेके आएगी? राइट एट्रियम में। नीचे वाला शरीर ऊपर कहां गया? राइट एट्रियम में, यहां पे आया। ठीक है, यहां पे सारा ब्लड आया, और जब ब्लड आने के बाद ये भर जाएगा, तो भरने के बाद ये देखो इस तरीके का वाल्व लगा हुआ, देख रहे हैं ना? अगर मान के चलिए कोई भी चीज ऐसे है तो उसको जब नीचे से मारोगे ना तो ये नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर से कुछ गिराओगे ये खुल जाएगा, ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड का प्रेशर पूरे शरीर का आएगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, ऐसे खुलेगा, ऐसे। ठीक है, तो करेगा लब, क्या बोलेगा? लब। जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो क्या बोलेगा? लब। क्या बोलेगा? लब। ठीक है, और जैसे ही पूरा ब्लड इसमें आ जाएगा तो तुरंत बंद होगा, तो खुलेगा तो बंद, ये दोनों खुलेगा तो लब, और जैसे ही बंद होगा तो डब, लब डब, लब डब। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हुआ? जो अशुद्ध रक्त है, ऊपर वाले शरीर नीचे वाले शरीर का अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना का, ऊपरी महाशिरा निचली महाशिरा दोनों से होकर के आ गया कहां पे? दाया आलिंद में। कहां आया? दाया आलिंद में। दाया आलिंद से आकर के आया बाया नीले में। दाया आलिंद से कहां आया? बाया। समझिएगा, अशुद्ध रक्त कहां आया? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में आता है? तो देखिए दाया आलिंद से यहां पे दाया नीले, दाया आलिंद से दाया नीले कहां आता है? दाया आलिंद से दाया नीले। तो ये महाशिरा से वेना कावा से ब्लड यहां पे आया, उसके बाद यहां जमा हुआ, और जब ये जमा हुआ तो क्या होगा? यहां पे फिर ये जो है ना, ये है आपका, ये दिख रहा है ना, ये दोनों तरफ देखिए, ये एक भाग इधर गया है और एक भाग इधर गया, समझिएगा, एक भाग इधर गया है और एक बार इधर गया है। इसको बोलते हैं बच्चों पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है कि यहाँ जो अशुद्ध रक्त आया था दाया आलिंद से दाया नीले में, फिर ये जब भर जाता है तो हार्ट क्या करता है? आप देखेंगे हार्ट हमेशा ऐसे करते रहता है, इस तरीके का। ठीक है, तो इसमें रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ेगा, रिलैक्सेशन मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा। तो क्या होगा? हार्ट जब ऐसे सिकुड़ेगा ना, सिकुड़ेगा, इसमें सिकुड़न होगा, तो क्या करेगा? जब सिकुड़ेगा तो मान के चलिए सिकुड़ेगा, तो कोई भी चीज अगर एक पॉलिथीन में पानी भर लीजिए, उसको पकड़ के ऐसे दबिए, तो पानी ऊपर की तरफ भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? तो वैसे ही जब इसको आप दबाइएगा तो इसमें का जो राइट वेंट्रिकल का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, एक बार मारेगा, पचाक दे। ठीक है, और ये सारा ब्लड ये दिख रहा है ना, ये चल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। और ये पल्मोनरी आर्टरी बताएं आपको कहाँ लगा होता है? ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना ओपनिंग यहाँ पे, ये दोनों लगा होता है लंग्स में। कहाँ लगा होता है? लंग्स में। तो अब सारा अशुद्ध ब्लड खून कहाँ चला गया? लंग्स में, दोनों नली से। ठीक है, अब जब आप सांस लीजिएगा ऐसे, तो आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ, और आपने हार्ट आपका क्या किया? अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके चला गया है? फेफड़ा में। इधर से आप ऑक्सीजन और उधर से ब्लड दोनों मिक्स हुआ, उस खून में जाके क्या हुआ? ऑक्सीजन मिला ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध ब्लड हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो जब वो शुद्ध रक्त हो जाएगा
तो ये देखिए यहाँ पे दो ओपनिंग दिख रहा है, यही एसी वाला पार्ट यहाँ पे भी है, मतलब ये जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ है, ऐसे दोनों तरफ है। तो ये देखो ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वीन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी फुफ्फुस, फुफ्फुस सीरा। मैं ऑलरेडी ये सब चीजें लिख चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो क्या होगा कि ये जब अशुद्ध रक्त कहाँ है? दाया नीले से, दाया आलिन से दाया नीले, और दाया क्या हुआ? नीले जब मारा ऊपर प्रेशर से, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। और लंग्स में जाने के बाद जब अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिल गया तो वो क्या बन गया? शुद्ध बन गया। तो अब जब शुद्ध बन गया तो पल्मोनरी वीन से, देखिए ये फुफ्फुस सीरा से होते हुए आएगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम के बाद ये कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम के बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए सेम वही प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? सेम वही प्रोसेस है जो इसमें था ना, ये खुला सारा, इसमें क्या है? पल्मोनरी वेन से सारा शुद्ध रक्त कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसमें से शुद्ध रक्त, अब याद रखिएगा कि दायां वाले भाग में, हार्ट के दायां वाले भाग में अशुद्ध रक्त था और बायां वाले भाग में शुद्ध रक्त था। ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो अब पल्मोनरी वीन के द्वारा, पल्मोनरी वीन के द्वारा जो शुद्ध रक्त था, यहां से देखो, यहां से अशुद्ध गया था और ये दोनों हार्ट में जुड़ा हुआ है ना। हम बताया था ना कि जो हार्ट है ये हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, समझिएगा। इसी लंग्स के बीच में हमारा क्या है? हार्ट है। तो इसी में देखो, इसी में जो है ना नसें जुड़ी हुई है, हार्ट से जो नसें है ना, ये आकर के कहीं ना कहीं धंसी हुई है आपके फेफड़े में, और जब आप सांस लेते हैं तो इसी के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है और फिर फेफड़ा में जाता है। तो ये हमारा हार्ट है और ये दोनों तरफ मतलब लंग्स फेफड़ा के बीच में है। तो देखो ये भी हमारे फेफड़ा में धंसा हुआ है। तो जो ये जो ओपनिंग देख रहा है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वीन, यानी कि फुफ्फुस सीरा। ये शुद्ध रक्त लाने का काम करता है। और ये जो देख रहे हो ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों तरफ है, देखो इसको समझो, ये इस फेफड़े में भी, ये दाएं वाले में भी और बाएं वाले में भी। तो ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को लेके जाता है हृदय से। पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को हृदय से लेके जाता है कहाँ? फेफड़ा में। और पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस सीरा जो होता है वो फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेके आता है लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से फिर मारेगा पचाक एकदम, ठीक है। तो ये सीधे जाएगा, ये ओपनिंग दिख रहे हो, इसको बोलते हैं ऑर्टा। ऑर्टा यानी कि महाधमनी। क्या बोलते हैं बच्चों? महाधमनी। इसे क्या बोलेंगे? महाधमनी, ठीक है। तो जब ये मारेगा तो ये महाधमनी में चला जाएगा। अब देखो एक और चीज तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये हार्ट का जो ये वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा पतला है और ये वाला पार्ट क्या है? थोड़ा सा मोटा है। तो देखो ये यहाँ जो ब्लड जा रहा था तो यहाँ से मार के कहाँ ले जाना था? फेफड़ा में। लेकिन ये वाला पार्ट मोटा है क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ेगा, है ना, तो सिकुड़ना को बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ब्लड को पूरे शरीर में कौन लेके जाएगा? ऑर्टा। ये देखो मोटा सा पाइप दिख रहा है ना, ये ऑर्टा है, महाधमनी जिसको बोलते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल देखो, शुद्ध रक्त कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से मारा पचाक दी के बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसे दबेगा, पूरा ब्लड एक के बार मारेगा पंप। ये है आपका ऑरोटिक वाल्व। क्या है? ऑरोटिक वाल्व। तो ऑरोटिक वाल्व ऐसे खुलेगा, ठीक है, और महाधमनी से होते हुए सारा शुद्ध रक्त, ये देख रहा हो ना, अलग अलग पाइप लगा, जैसे मान के चलो एगो मोटा पाइप है, ठीक है, तो एगो मोटा पाइप है, पानी आ रहा है, तो एगो लेके जाना है गार्डन में, एगो लेके जाना है छत पे। तो आप मोटा पाइप में पतला पतला पाइप जोड़ के अगर ले जाइएगा तो हर जगह पानी जाएगा, नहीं जाएगा। वैसे ही शुद्ध रक्त को तो अब पूरे शरीर में चाहिए ना, पूरे शरीर में चाहिए, तो ये मोटा वाला पाइप में अलग अलग शाखाएं इसके बन जाती हैं, ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं महाधमनी। तो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? महाधमनी करता है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मोटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो प्रेशर ज्यादा होता है, इसको ऐसा मतलब प्रेशर दाबना होता है ना, ताकि ऑर्टा से होते हुए पूरे शरीर में ब्लड पंप करे, इसलिए ये मोटा होता है, ये पतला होता है, ठीक है। देखो आप बताए थे कि आपके हार्ट के कितने लेयर्स होते हैं? तो 4 गो लेयर्स। तो उसमें एक लेयर जो होता है ना पेरिकार्डियम, ये देखो सबसे बाहरी जो लेयर है वो पेरिकार्डियम है, जिसको पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और जैसे ही झिल्ली को उतारिएगा तो आपको मिलेगा एक द्रव, जो द्रव होगा पेरिकार्डियम फ्लूइड। उस पेरिकार्डियम फ्लूइड का क्या काम होता है कि किसी तरीके का अगर झटका हार्ट पे लगता है ना, तो द्रव है
तो क्या करेगा, उस शॉक को झेल जाएगा, उस झटका को बर्दाश्त करेगा, नहीं तो हार्ट में लगेगा तो फिर आपका हार्ट फेल कर जाएगा। समझ आ रहा है? उसके बाद आपका 3 और लेयर्स जो होते हैं ना, आपके 3 और लेयर्स जो हमने लिखवाया था, उसके बाद आपको मिलेंगे पेरिकार्डियम मिलेगा, फिर पेरिकार्डियम फ्लूइड मिलेगा, और उसके बाद तीनों जो है ये क्या है आपके लेयर्स मिलेंगे, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, है ना। पेरिकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम फ्लूइड, फिर एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये आपको लेयर्स मिलेंगे। यही आपका सेप्टम है, ठीक है। ये क्या है? सेप्टम है, जो हार्ट को 2 भागों में बांटता है। समझिएगा, ये है पल्मोनरी आपका वाल्व, ये पल्मोनरी वाल्व है, ये ऑरोटिक वाल्व है, ठीक है। ये आपका बाइकस्पिड है और ये ट्राइकस्पिड है। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसे इरेज कर दूंगा। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताता हूं, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो कि जो हम आपको समझा रहे थे कि सिस्टोल और डायस्टोल। देखो बच्चों, सिस्टोल मतलब होता है संकुचन, ठीक है, और अनुशिथिलन। देखिए, हार्ट जब नीचे से सिस्टोल करेगा, समझ में आ रहा है, तो बहुत प्रेशर के साथ, मान लीजिए कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर ले जाना है तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो सिस्टोल ऐसे सिकुड़ेगा, तो हार्ट क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ब्लड हार्ट का ब्लड होगा नीचे से ऊपर जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर की जरूरत है। अब देखो, और जब ऊपर से फिर जब ब्लड चला जाएगा तो फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, तो डायस्टोल होगा। तो ऊपर से ब्लड कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो देखो, ये जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है ना, यही बीपी का मतलब होता है 120/80, 120/80। ये बीपी नॉर्मल पर्सन का ये बीपी होता है, नॉर्मल पर्सन का ये बीपी होता है। समझ रहा है? अगर मान के चलो इससे ज्यादा और इससे कम हुआ, मान के चलो कि बीपी ज्यादा हो गया तो हाई बीपी, अगर 120 से ज्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे हाई बीपी, तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। अगर बीपी ज्यादा बढ़ गया तो उसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। और लो बीपी रहता है, बीपी कम रहता है, बीपी ना मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, तो उसे बोलेंगे हाइपोटेंशन। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर बीपी ज्यादा रहेगा तो, बीपी ज्यादा रहेगा तो हाइपरटेंशन, कम रहेगा तो हाइपोटेंशन। समझ आ रहा है? चलो ठीक है। अब देखो, बीपी नापने के लिए, बीपी नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बीपी नापने वाला एक यंत्र आता है जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। बीपी नापा जाता है। अच्छा, बीपी जो नापा जाता है आपके बच्चों, वो किस हाथ में बीपी नापा जाता है, आप लोग बताइए। तो बाएं हाथ में नापा जाता है। किस हाथ में? बाएं हाथ में। बाएं हाथ में किस नस के द्वारा बीपी का पता लगाया जाता है? तो एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं ब्रैंकियल, ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। इसी के द्वारा बीपी नापा जाता है। देखो, जैसे मान के चलो कि आपके घर में मोटर है ना, मोटर का पाइप आप लगाते हैं और उसमें क्या करते हो, उसका मुंह पूरा दबा देते हैं, तो बहुत तेजी से पानी दूर तक फेंकता है, ठीक है। फिर उसको आप छोड़ देते हो तो फिर नॉर्मल जितना स्पीड में पानी आता है, वैसे ही बीपी नापा जाता है। जब डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे पूरा पट्टी बांध देगा और ऐसे प्रेशर हवा का देता है, तो खूब दाबेगा, खूब दाबेगा, तो आपकी जो ब्रैकियल आर्टरी होती है ना, वो दबती है। तो जब दबेगी तो कितना प्रेशर में दब के, मतलब छोड़ने के बाद जब दब जाएगा पूरा, और जब छूटेगा तो मतलब दबने पे कितना प्रेशर खून जा रहा है, और जब वो नॉर्मल हो जाता है तो चेक कर लिया जाता है कि कितना तेजी में खून जा रहा है। तो यहीं के द्वारा आपके हाई बीपी और लो बीपी क्या किया जाता है, नापा जाता है। समझ रहा है? तो बीपी ऐसे मेजरमेंट होता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बीपी नापा जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। आप लोग इसे नोट करेंगे।
चलिए, अच्छा देखो, हमने ए से नोड और ए भी नोड दोनों बताया था। देखो मान के चलो कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, तो ये हार्ट में ब्लड, ये वेना कावा लगा है नीचे से, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ये कैसे काम कर रहा है? तो देखो यहाँ पे ए से नोड होता है, समझ में आया, और दोनों एट्रियम के बीच में ए भी नोड होता है। ए से नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। ए से नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन इस भाग में होता है। और ये ए भी नोड होता है जो यहाँ से मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब विद्युत तरंग निकालता है, जो जहाँ से यहाँ पे क्या होता है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ए भी और ए से नोड का काम है इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करना, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? चलो अब देखो, हार्ट बीट, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, ठीक है। देखो जो मतलब नॉर्मल व्यक्ति है ना, नॉर्मल पर्सन, कोई सामान्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो हार्ट बीट है 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 72 बार उसका हार्ट मतलब क्या होता है, धड़कता है। ठीक है, तो देखो अगर 72 टाइम्स कर रहा है 60 सेकेंड में, ठीक है बच्चों, तो एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा? 60/72, 856, यानी 0.8 सेकेंड। समझ में आ रहा है? यानी एक डायस्टोल, एक सिस्टोल, सिस्टोल और एक डायस्टोल पूरा करने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। सिस्टोल माने ऐसे हार्ट सिकुड़ेगा तो पूरा ब्लड ऊपर, फिर डायस्टोल मतलब नॉर्मल होगा तो पूरा ऊपर का ब्लड नीचे। समझ में आ रहा है? तो 0.8 सेकेंड यानी एक मिनट में जो होता है ना, वो आपका लगभग 72 बार आपका दिल धड़कता है। ठीक है, ये संख्या बढ़ सकती है दौड़ने पे, डरने पे। समझ आ रही है? चलो अब देखो, हार्ट बीट को कुछ चीजें होती हैं जो बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं, जैसे कुछ एलिमेंट हैं। समझ में आ रहा है? हार्ट बीट को बढ़ाने वाले कुछ तत्व हैं। ठीक है, इन तत्वों का नाम क्या है? सोडियम और पोटेशियम। ये हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हार्मोन कौन कौन से हैं बॉडी में? देखो ये अलग अलग क्वेश्चन आएगा कि हार्ट बीट को बढ़ाना, घटाना। ठीक है, ये कौन कौन सी चीजें हैं जो हार्ट बीट को प्रभावित कर सकती है, मतलब तेजी में धड़केगा, धीमा धड़केगा, है ना, ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, कम होगा। मान के चलो कि मोटरसाइकिल का जितना तेज एक्सीलेटर चलाओगे ना उतना तेज भागेगा। वैसे ही आप जब दौड़ते हो तो आपका पूरा हार्ट तेजी में क्यों धड़कता है? क्योंकि आप जितना तेज दौड़ते हो उतना शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करनी होती है, तो उतना जल्दी क्या होता है, ब्लड आपका प्योरीफाई होता है। समझ में रहा है? तो उसी तरीके से देखो, सोडियम और पोटेशियम एलिमेंट पूछेगा कि कौन कौन से एलिमेंट मतलब आपको प्रभावित करते हैं हार्ट बीट को, तो सोडियम पोटेशियम। हार्मोन की बात करेगा तो एक होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, और एक होता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, एक होता है एड्रीनलिन। ये किडनी के ऊपर होता है ना, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इमरजेंसी हार्मोन। कभी कभी आप जाते हैं बाइक पे, अच्छा पैदल कहीं जाते हैं, कभी कुत्ता आपको चाटा है ना, जब कुकुर बहुत तेज आपको चाटेगा ना, तो आप आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं, इतना तेज भागिएगा, जीवन में कभी उतना तेज नहीं भागे होंगे। तो कैसे होता है कि जब भी आप बहुत डरते हैं या बहुत खुश होते हैं तो आपके शरीर में एक एड्रीनलिन ग्लैंड है, उससे निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ये ब्लड में मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन अपने आप का होगा, तेज हो जाएगा। तो दो तरीके का हार्मोन, थायरोक्सिन और एड्रीनलिन। और एक ऑर्गन होता है शरीर में, एक अंग होता है, वो भी क्या करता है, शरीर का एक अंग होता है, वो भी हार्ट बीट को प्रभावित करता है, वो है आपका मेडुला ऑब्लेंगेटा, ऑब्लेंगेटा, मेडुला ऑब्लेंगेटा। ये क्या है? एक मेडुला ऑब्लेंगेटा क्या है? आपका जो ब्रेन है ना उसी का एक पार्ट है, आपका जो सिर है उसी का एक पार्ट है।
तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है। अच्छा देखो, एक हार्ट से रिलेटेड ना एक बीमारी होती है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको समझेंगे। आपने कभी सुना है कि मतलब उस लड़के के दिल में छेद है, ठीक है। देखो जब हम बच्चे होते हैं ना, माँ के पेट में होते हैं, तो हमारे हार्ट में भी क्या होता है, छेद होता है, समझ में आ रहा है, हमारे हार्ट में भी क्या होता है, छेद होता है। लेकिन जब हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हार्ट का जो छेद होता है ना वो बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, मतलब हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। बच्चा जब जो होता है ना माँ के गर्भ में होता है, तो उसमें सबके दिल में स्टार्टिंग में छेद होता है। छेद मतलब कि जो आपको बताए थे ना कि 4 चैम्बर्स होते हैं, बीच में सेप्टम होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो वो मतलब उसी दोनों मतलब दाएं और बाएं मतलब आलिंद में ना क्या होता है, बीच में गैप होता है, छेद होता है, जिससे क्या होता है, मतलब अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आपका ये हार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका दायां आलिंद है ना, और ये बायां आलिंद, तो अगर बीच में एक होल हो गया तो इधर से तो आ रहा था शुद्ध रक्त और इधर से आ रहा था अशुद्ध रक्त, तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा। तो माँ के गर्भ में जो होता है ना, बच्चे को खून की जो जरूरत होती है वो तो उसके प्लासेंटा से पूरा हो जाता है, जो नाभि लगा होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ दूध पीता है, ठीक है, दूध पीता है, माँ के दूध से जो माँ के शरीर का खून होता है ना बच्चे में जाता है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बाहर से ऑक्सीजन लेना शुरू करता है ना, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे भर जाता है, क्या होता है, ये धीरे धीरे ये भर जाएगा ना, पूरा फिल हो जाएगा, तो ये होल खत्म हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि एक कमेटी बनी थी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था मिहिर शाह कमेटी, ठीक है। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को ये सब जानना जरूरी है। एक मिहिर शाह कमेटी बनी थी, ठीक है, मिहिर शाह कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया, ठीक है, मिहिर शाह कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया कि 2025 के बाद 50% लोगों को ही पीने वाला पानी मिल पाएगा, ठीक है, पीने वाला पानी मिल पाएगा, तो बाकी 50% लोग, ठीक है, क्यों क्यों 50% लोगों को ही मतलब पानी मिल पाएगा पीने वाला, क्योंकि पानी में जो ग्राउंड वाटर है ना, जो जमीन का पानी है, जमीन के अंदर का, जिसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर में जो यूरिया की मात्रा बढ़ रही है। अभी क्या हो रहा है, खेतों में फसल ज़्यादा हो, सब्जियां ज़्यादा हो, उसके लिए केमिकली बना हुआ यूरिया लोग डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से सिंचाई होता है या बारिश होता है तो वो जमीन का यूरिया नीचे ग्राउंड में चला गया है, तो पानी में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से NO3 नेगेटिव का अमाउंट भी ग्राउंड वाटर में बढ़ गया है। तो जब NO3 नेगेटिव का अमाउंट बढ़ गया तो फिर वो पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। आप उसको पीजिएगा, आपका शरीर अंदर से मतलब अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जब माँ के शरीर से बच्चा बाहर निकलता है तो एक टिश्यू होता है, ठीक है, जन्म के बाद एक उत्तक होता है, ठीक है, समझिएगा, इस उत्तक का नाम है फोसा ओव्यूल। देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो सबके हार्ट में, हम लोग के हार्ट में भी छेद रहा होगा, तो उस स्थिति को बोलते हैं फोरमेन ओव्यूल। क्या बोलते हैं, फोरमेन ओव्यूल। लेकिन जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद एक टिश्यू होता है फोसा ओव्यूल, वो उस छेद को, हार्ट के छेद को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि अगर माँ वो पानी पी रही है, ग्राउंड वाटर पानी पी रही है जिसमें NO3 नेगेटिव की मात्रा ज़्यादा है, तो वो पानी जब माँ के शरीर में जाएगा और माँ का दूध बच्चा पिएगा तो यूरिया वाला ब्लड ही बच्चे के शरीर में गया,
और बच्चा जब यूरिया वाला मतलब दूध पी लिया तो पीने के बाद उसके अंदर का जो फोसा ओव्यूल होगा वो टूटने लगेगा। क्या होगा? वो टूटने लगेगा। और जब वो टूट जाएगा तो फिर ये जो होल को भरने के लिए है ना, बच्चे के हार्ट में जो छेद था माँ के शरीर के मतलब भ्रूण में, उसको तो भरने के लिए था, लेकिन जब ये टूट गया तो क्या होगा? वो छेद नहीं भरेगा। तो धीरे धीरे बच्चे के शरीर में जो हार्ट होगा उसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिल जाएगा, और मिल करके शुद्ध और अशुद्ध रक्त जब दोनों मिलेगा तो बच्चे का शरीर क्या हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा। और इसी बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। और पंजाब, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को मिहिर शाह कमेटी ने इसको रेड जोन बोला है, क्योंकि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें NO3 नेगेटिव जो यूरिया है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मतलब भारत के 3 ही स्टेट क्यों? पंजाब, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गन्ना और गेहूं की खेती होती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग क्या करते हैं? मिट्टी में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों, ये रिपोर्ट में दिया गया कि पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और ज़्यादा ये ब्लू बेबी सिंड्रोम वह बीमारी देखने को भी मिलती है। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग। अच्छा बच्चों, ये उतनी सारी आर्टरी आपको पढ़ा है ना, उसके अलावा एक कोरोनरी आर्टरी होता है जिसको कोरोनरी धमनी बोलते हैं। देखो ये कोरोनरी धमनी क्या होता है? देखो अभी जो हम जितना पढ़े हैं, वेना का, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, वो सब मतलब शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड को हार्ट में, बॉडी में ले जाने का काम कर रहे थे। ये जो होता है ना, ये देखो ये क्या काम होता है? मान के चलोगे हार्ट हमारा दिन रात इतना काम कर रहा है, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो जो ये कोरोनरी आर्टरी होती है ना, ये देखो जैसे ये हार्ट हुआ तो लेफ्ट LCA लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और RCA राइट कोरोनरी आर्टरी। मतलब हार्ट में नसें होती हैं हार्ट में, ठीक है, जो हार्ट के मसल को, ठीक है, हार्ट के मसल को ऑक्सीजन देंगी, न्यूट्रिशन देंगी और ब्लड का सप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है? तो देखो कोरोनरी आर्टरी में एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो ये बीमारी क्या है कि जब आप ज़्यादा मतलब तेल, घी, दही, दूध का सेवन करते हैं तो आपके नसों में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जमा होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके घर में नाली होगा और नाली में पानी जैसे नहीं होता है कि नाली के मुंह पे मतलब भर जाता है तो पानी धीरे धीरे जाता है, तो वैसे ही जब आप बहुत सारी चीज़ें आप खाइएगा फैटी चीज़ को, तो आपके हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होगी उसके अंदर वसा जम जाएगा, फैट जम जाएगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा? धीमा हो जाएगा। मतलब ब्लड जितना तेजी में जाना चाहिए ना उतना तेजी में नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ना आपके सीना में दर्द होगा, ठीक है, सांस लेना नहीं बनेगा, ठीक है, सांस फूलने लगेगा आपका और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको नोट कर लेंगे।